हाय गाइज, मैं आ गया हूं द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो ऑफ आर्टेमिस मिशन को लेकर। आर्टेमिस 1 में ओरान कैप्सूल को 4 से 6 हफ्ते के मिशन के लिए भेजा गया है और जहां पर ओरान कैप्सूल हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके मून तक पहुंच गया है। आर्टेमिस 1 ह्यूमैनिटी के डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने का पहला मिशन है और इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन की भी शुरुआत हो चुकी है। आर्टेमिस मिशन में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा छलांग लगा रहे हैं क्योंकि इसको पूरी दुनिया भर के देशों के साथ साथ प्राइवेट और गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसी भी सपोर्ट कर रही है। और इस गेम में फ्रंट रो में खड़ा है नासा, जो सालों से ह्यूमैनिटी के लिए मोस्ट पावरफुल रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम और मोस्ट पावरफुल स्पेसशिप ओरान कैप्सूल को डेवलप कर रहा था। और अब बारी आता है उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने का और आर्टेमिस 1 में इन्हीं टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जा रहा है। आर्टेमिस 1 में किसी ह्यूमन को मून तक नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि हम पहले ये श्योर होना चाहते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी सही से काम कर रहा है। और इसी के लिए आर्टेमिस 1 को प्लान किया गया, जिसमें ओरान कैप्सूल और स्पेस लॉन्च सिस्टम के टेस्टिंग को किया जा रहा है और इसके जरिए ह्यूमन अपने एबिलिटी को एक्सटेंड करते हुए स्पेस में अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहता है। जरा सोचिए, हम इस धरती पर ऐसे पहले जनरेशन हैं जो अपने आसमान में दिखने वाले उस खूबसूरत से चांद पर जा सका है। और अगर हम ये 50 साल पहले कर सकते हैं तो जरा सोचो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। स्पेस में हम क्या कर सकते हैं ना, इसकी शुरुआत होती है मून को एक्सप्लोर करने से। अपोलो प्रोग्राम के दौरान जब हम मून पर गए थे तो हम वहां पर कुछ ही घंटे समय बिताते थे और वापस धरती लौट आते थे क्योंकि हमने मून को अच्छे से समझा नहीं था, वहां काफी रिस्क था। लेकिन अब सालों के स्टडी के बाद हमने मून को काफी अच्छे से समझ लिया है। आर्टेमिस 3 मिशन के दौरान हम मून पर एक लूनर बेस बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम इंसान महीनों तक मून पर रह सकेंगे। खैर, मैं इन सभी चीज़ों पर बात करने लगूं तो वीडियो का टाइटल वीडियो से मैच नहीं करेगा, इसलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, यानी आर्टेमिस 1 के टाइमलाइन पर। ड्यूरिंग द फ्लाइट स्पेसक्राफ्ट को मोस्ट पावरफुल रॉकेट से लॉन्च किया गया है जो हमारी धरती से काफी दूर जाएगा एंड इट विल ट्रेवल 2,80,000 माइल फ्रॉम अर्थ, thousands of miles beyond the moon. This is the mission that truly will do what has not been done and learn what is not known. ओरान के जर्नी से पहले हम जानते हैं कि उसे लॉन्च कैसे किया गया था। ओरान कैप्सूल को स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया गया था जिसे 2 मॉड्यूल में बनाया गया है, पहला SLS क्रू और दूसरा SLS कार्गो। SLS क्रू एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट तक लेकर जाने के लिए है, जबकि SLS कार्गो के जरिए काफ़ी सारे भारी भारी सामानों को मून तक भेजा जाएगा। SLS का डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके फर्स्ट स्टेज में 2 बूस्टर को लगाया गया है एंड सेकेंड स्टेज में एक ICPS रॉकेट इंजन का यूज़ किया गया है। SLS रॉकेट को $23 बिलियन के कॉस्ट से बनाया गया है और इसके एक लॉन्च में करीब $2 बिलियन का खर्चा पड़ेगा। SLS को 2 स्टेज में डेवलप किया गया है। पहला स्टेज ओरान कैप्सूल को लोअर ऑर्बिट से ऊपर लेकर जाएगा। उसके बाद इस रॉकेट का सेकेंड स्टेज ओरान कैप्सूल को पीछे से पावर देते हुए हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके मून तक लेकर जाएगा। SLS रॉकेट इतना पावरफुल है कि ये केवल 90 सेकेंड में ही हमारे एटमॉस्फेरिक फोर्स के बियॉन्ड चला जाएगा। अर्थ के ऑर्बिट से मून तक ट्रैवल करने के बीच ओरान कैप्सूल हमारे धरती का भी काफी पिक्चर कैप्चर किया है। मून तक जाकर SLS का सेकेंड बूस्टर ओरान से अलग हो जाएगा और ओरान कैप्सूल मून के सफर को शुरू कर देगा। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? ICPS से ओरान के अलग होते वक्त ICPS मून के ऑर्बिट में बहुत सारे क्यूबसैट को भी डिप्लॉय करने वाला है, जो फ्यूचर के आर्टेमिस मिशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
उन सभी क्यूबसैट पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर रखा है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको काफ़ी सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आर्टेमिस मिशन के ऊपर, उन क्यूबसैट्स के ऊपर और भी कई सारे, आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। ओरायन मून तक के अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए रेडिएशन बेल्ट को भी पार कर देगा और इस समय ओरायन कैप्सूल को पावर एंड प्रोपल्सन प्रोवाइड करेगा ओरायन का सर्विस मॉड्यूल, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। अब नासा इस स्पेसशिप से कांटेक्ट करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का यूज करेगा और यहां से शुरू होगा ओरायन कैप्सूल के टेस्टिंग का पहला फेज, जहां पर इसके नेविगेशन सिस्टम से लेकर इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आर्टेमिस 2 मिशन में हम इसी स्पेसशिप से ह्यूमन को मून तक भेजने वाले हैं और इसलिए इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम परफेक्टली वर्क करते रहना चाहिए। ओरायन कैप्सूल डीप स्पेस एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करता है, इसको जानने के लिए अब नासा ओरायन को मून से काफ़ी दूर भेज देगा, जितनी दूरी तक हमारा अब तक का कोई भी स्पेसशिप नहीं गया है। ओरायन कैप्सूल उस ऑर्बिट में भी जाकर 6 दिन तक वहां से काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट करेगा और इस दौरान हम ओरायन कैप्सूल के परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकेंगे। और यहाँ पर खत्म होता है ओरायन का सेकेंड टेस्टिंग फेज। इसके बाद ओरायन को मून से अर्थ तक आना होगा। फॉर इट्स रिटर्न ट्रिप टू द अर्थ, द स्पेसक्राफ्ट विल यूज अनदर इंजन ऑफ सर्विस मॉड्यूल, ताकि वो मून के ग्रेविटी को स्केप करके अर्थ तक आ सके। हजारों किलोमीटर के सफर के बाद ओरायन कैप्सूल आखिरकार हमारे ऑर्बिट तक आ जाएगा और अब इसके पास अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे एटमॉस्फेयर को पार करके पैसिफिक ओशियन में लैंड करने का, क्योंकि ओरायन कैप्सूल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर रहा होगा तो इसका स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्बिट में इंटर करते ही ओरायन कैप्सूल जलने लगेगा बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 25,000 डिग्री सेल्सियस से भी पार चला जाएगा, बट थैंक्स टू इट्स हीट शील्ड जो इसे सेफ रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब भी है, क्योंकि ओरायन कैप्सूल काफ़ी स्पीड में है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स के पास इसका भी प्लान है। उन्होंने ओरायन कैप्सूल के अंदर 3 पैरासूट्स को लगाया है, जो धीरे धीरे करते हुए ओरायन कैप्सूल के स्पीड को काफ़ी कम कर देगा और एंड में वो पैसिफिक ओशियन पर लैंड कर जाएगा। पैसिफिक ओशियन में नासा की टीम पहले से ही मौजूद होगी, जो ओरायन कैप्सूल को सेफली रिकवर कर लेंगे। मैं रियली बोल रहा हूँ, मेरे पास आर्टेमिस मिशन के बारे में बताने को बहुत कुछ है। इस चैनल को फॉलो करो, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में अवेयर रह सकोगे। मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक और आर्टेमिस 1 के सक्सेस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।